सेक्शन 4B टाइटल सुपर टैक्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरीली डिस्प्लेस्ड पर्सन। सो टाइटल से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि वो लोग जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, जो कि सेटल नहीं है, जो कि बेसरो आसरा हैं, उन लोगों को रिहैबिलिट यानी दोबारा से सेटल करने के लिए, रिहाइश फ्राहम करने के लिए एक टैक्स लगाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे सुपर टैक्स। सो टाइटल से इतना तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये टैक्स कौन-सा है, किस पर्पज़ के लिए लगाया जा रहा है, किन लोगों के लिए लगाया जा रहा है। अब किन बंदों से ये टैक्स लिया जाना है और किस रेट के हिसाब से लिया जाना है, इसकी क्लैरिटी हमें तब होगी जब हम लोग इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं ये चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि हम लोगों ने आज के लेक्चर से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उसके लिए 2 बातों का जो है वो माइंड में आप रखेंगे। मैंने इसके लिए 1 महीने का जो है वो टाइम पीरियड सेट किया है कि 1 मंथ में मुझे ये पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब उसके लिए यही स्ट्रैटेजी है कि टाइम कम है और सेक्शन जो कि इसके ज़्यादा हैं और रूटीन के वर्क्स भी आपके होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो उसको क कंप्लीट करने की मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मैं बेयर एक्ट से वर्ड टू वर्ड रीड करके नहीं समझाने वाली। मैं इसमें जो टू द पॉइंट जो डिस्कस किया होगा, जो कोर होगा हर सेक्शन का, उस लिहाज से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एंड सेकंडली जिन सेक्शन पर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनको भी हम कवर नहीं करेंगे। सो सीक्वेंस के लिहाज से हम चल रहे हैं, तो जो पहला इसका ये चैप्टर है, इसमें से फर्स्ट जो सेक्शन है वो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर उनके हवाले से रिकॉर्डेड हैं, तो लिहाजा इसलिए सेक्शन 4 भी मैं नहीं से भी नहीं मैं स्टार्ट कर रही और ना ही सेक्शन 4 ए भी। ये आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेक्शन 4 बी से। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग जो कि सेटल नहीं हैं, जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं, जैसे खाना जंगी की सिचुएशन में लोग जो है वो बेसरो आसरा हो जाते हैं, तो उन लोगों को दोबारा से एक लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सुपर टैक्स का निज़ाम स्टार्ट किया है कि सुपर टैक्स लिया जाएगा। अब ये किन बंदों से लिया जाएगा, किस रेट पर लिया जाएगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन में टोटल 6 सब सेक्शन जो है वो कवर किए गए हैं और इन 6 सब सेक्शन में टोटली 6 सब्जेक्ट ही कवर किए गए हैं। नंबर 1 तो ये कि ये सुपर टैक्स जो की इम्प्लीमेंटेशन किस टैक्स ईयर से स्टार्ट हुई, मतलब किस टैक्स ईयर से ये टैक्स लिया जाना स्टार्ट किया गया है, और सेकंडली ये कि ये किन लोगों के लिए टैक्स लिया जाता है, थर्डली किस पर्पज़ के लिए टैक्स लिया जाएगा, एंड नंबर 4 ये कि किस बंदों से जो है वो सुपर टैक्स यानी सेक्शन 4 बी का टैक्स लिया जाएगा, एंड नंबर 5 ये कि किस रेट के हिसाब से आपसे ये टैक्स लिया जाता है, एंड लास्टली जो सब्जेक्ट इस सेक्शन में कवर हुआ है कि अगर आपकी जो आप पर ऑब्लिगेशन है कि आपने सुपर टैक्स पे करना है, अगर आप ये टैक्स पे नहीं करते, तो तब आपके ख़िलाफ़ जो है वो एफपीआर के पास क्या रेमेडी है, वो आपके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं आपसे इस डिफ़ॉल्ट टैक्स को रिकवर करने के लिए। सो अब वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। जो सब पहले हमारे क्वेश्चन है ना, टोटल 5 सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें इसके फर्स्ट सबसेक्शन के अंदर ही वो कवर हो गए हैं। लाइक ये कि ये जो टैक्स है सुपर टैक्स, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है टैक्स ईयर 2015 से, यानी कि 2015 के टैक्स ईयर से ये जो सुपर टैक्स है ये लोगों से लिया जा रहा है। अब किन लोगों के लिए लिया जा रहा है, तो वो लोग हैं जो कि जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, जो कि आर्ज़ी तौर पर जो है वो डिस्प्लेस है, मतलब सेटल नहीं है, उनके पास कोई रिहाइश वगैरह नहीं है। जैसे कि जंग के दिनों में खाना जंगी की सिचुएशन में लोग हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी डैमेज हो जाती है, तो डिवास्टेशन सिचुएशन में उनके पास फिर कोई जगह नहीं रहती, तो उन लोगों की सेटलमेंट के लिए सुपर टैक्स इम्पोज़ किया गया है। और पर्पस भी यही है कि इन लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब इन्हें एक मुकाम प्रोवाइड करने के लिए, इन्हें एक रिहाइश फराहम करने के लिए। अब ये किस बंदों से लिया जाता है सुपर टैक्स, तो इसका आपको आंसर मिलेगा कि ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न 2A में कुछ लोग बताए गए हैं, उनसे उनसे बेसिकली सुपर टैक्स लिया जाता है उनकी इनकम पर। अब ये लोग कौन हैं, तो इसमें बेसिकली 2 तरह के लोग हैं। नंबर 1 तो है बैंकिंग कंपनी, उससे लिया जाता है ये सुपर टैक्स, एंड सेकंडली वो लोग जिनकी इनकम जो है वो 500 मिलियन या मिलियन हो या उससे ज़्यादा हो। अब 500 मिलियन मतलब कि 50 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख को आपने 500 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा आंसर कि 50 करोड़, मतलब जिनकी इनकम आप ये कह सकते हो कि 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या इन अदर वर्ड्स जिनकी इनकम 500 मिलियन या उससे ज़्यादा हो, उन लोगों से जो है वो सुपर टैक्स लिया जाता है।
अब किस रेट के हिसाब से लिया जाता है, तो रेट यहाँ पर ये है कि जो बैंकिंग कंपनी है ना, उनके लिए रेट है कि 4%, उनकी इनकम पर 4% के हिसाब से सुपर टैक्स लिया जाता है। जबकि जो ये हैं जिनकी अर्निंग 500 मिलियन या उससे ज़्यादा उन बंदों से, उन पर जो रेट लिखा हुआ है, पहले जब ये स्टार्ट में आया था तब तो उन पर भी कोई रेट था, लेकिन अब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है वो रेट हो गया है 0%। सो इन शॉर्ट इन लोगों से अब सुपर टैक्स नहीं लिया जा रहा, जस्ट बैंकिंग कंपनी से उनकी इनकम पर 4% के हिसाब से लिया जा रहा है। अब आप ये 5 सब्जेक्ट तो हमारे इसके सबसेक्शन 1 में ही कवर हो गए। अब यहाँ पर जो है वो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी पर्पज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझें। लेकिन एग्ज़ाम्पल के से लिए समझने से पहले भी ज़रूरी है कि हमें पहले ये आइडिया क्लियर हो कि हमें इतना तो पता चल गया कि बैंकिंग कंपनी से सुपर टैक्स लिया जाएगा और वो बंदे जिनकी अर्निंग 500 मिलियन या उससे ज़्यादा उनसे लिया जाएगा। लेकिन उनकी इनकम पर जब ये टैक्स लिया जाएगा तो लेकिन तो उनकी कौन-सी जो है वो सोर्स से जो इनकम जनरेट हो रही है, उनकी इनकम शामिल होगी, यानी कौन-सी इनकम पर हमने ये सुपर टैक्स लगाना है। तो इसका आंसर जो है वो इसके सबसेक्शन 2 में बताया हुआ है कि बेसिकली ये जो ये फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन लोगों का जो क्लस्टर है, कॉम्बिनेशन इनका सम जो है वो बेसिकली इनकम आपकी कंसीडर किया जाता है और उस इनकम के ऊपर आपसे सुपर टैक्स ले लिया जाता है। लाइक आपकी जो प्रॉफिट ऑन डेब्ट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन, ब्रोकरेज एंड कमीशन। अब प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट यही कि जिस तरह आपने कोई जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में और उस पर आपको जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है, जो प्रॉफ़िट आ रहा है, वो आपका वो प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट होता है। डिविडेंड यही कि आपके किसी कंपनी के अंदर कोई शेयर वग़ैरह हैं और उस शेयर पर जो है वो आपको अर्निंग हो रही है। इसी तरह कैपिटल गेन, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की, ली आपने कुछ कितने की अमाउंट की थी, बेची, अब आपने ज़्यादा की है तो कंसिडरेशन माइनस क्लोज़ करके जो अमाउंट आती है वो आपकी कैपिटल गेन होती है। लाइक अगर 30 की मैंने सेल आउट की है, ली मैंने 20 की थी प्रॉपर्टी, तो उसका माइनस जो है वो डिफरेंस आएगा, 10 लाख वो कैपिटल गेन हो जाएगा। इसी तरह ब्रोकरेज एंड कमीशन, आप कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करें जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग या वैसे ही जो है वो सेल्समैन होते हैं, वो लोग कोई ना कोई काम करते हैं तो फिर उन्हें कि इतनी आपने प्रोडक्ट बेचना है, उसके ऊपर फी प्रोडक्ट आपको इतनी कमीशन है। मतलब लोग, क्या आपने सुना ही होगा, जैसे कि सुनने में आता है कि एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का और वो कहते हैं कि 100 रुपीज़ हमारी ओरिजिनल प्राइस है, इसके ऊपर जितने भी आप बेचेंगे वो आपकी कमीशन है। तो वो जो है वो ब्रोकरेज कमीशन होती है। सो बेसिकली अगर इसको ज़्यादा ड्रैग ना करूँ तो यहाँ पर इनकम में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें प्रॉफिट और डेब्ट आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, कैपिटल गेन आ जाता है, ब्रोकरेज एंड कमीशन आ जाती है और उसके अलावा वो टैक्सेबल इनकम आ जाती है जो कि सेक्शन 9 के अंदर डिस्कस की गई है। मतलब ये कि जो आपकी 5 हेड ऑफ इनकम से जो इनकम जनरेट हो रही है आपकी, वो आपकी इनकम आ जाती है इसमें। लेकिन इस इनकम को कैलकुलेट करते हुए आपको कौन-कौन सी डिडक्शन अलाउ है इसमें। एक तो ये जो क्लाउज़ 1 ए के अंदर जो इनकम आपकी वहाँ पर एक दफ़ा कैलकुलेट हो गई है, तो उसको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए अब ऐड नहीं करोगे। और इसके अलावा कोई आपका बिज़नेस में लॉस वग़ैरह हो गया है या जो आपकी एसेट की वैल्यू कुछ टाइम पीरियड के बाद कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन डिडक्शन भी आपको टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए माइनस करने के लिए अलाउ होगी। इसी तरह जो आपकी इम्प्यूटेबल इनकम है, जो कि सेक्शन 2 के क्लाउज़ 28 के अंदर डिफ़ाइन की गई है और इसको कैलकुलेट करते हुए भी जो क्लाउज़ 1 में जो इनकम बताई हुई है, उसकी डिडक्शन करना आपको अलाउ होगी। अब इम्प्यूटेबल इनकम क्या होती है? इम्प्यूटेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि आप खुद अज़्यूम करते हो अपने पेड टैक्स की बेस पे और बेसिकली जो है वो प्रैक्टिस में, टैक्सेशन की प्रैक्टिस में हम जो वकील हैं वो हम इनकम इम्प्यूट ही करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी जो हमारा क्लाइंट है वो अपने ओरिजिनल जो है वो अकाउंट्स नहीं प्रोवाइड करता। हमारे पास एक पेड टैक्स होता है, उसकी बेस पे हमने उसकी इनकम को जनरेट ही करना होता है। सो इम्प्यूटेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि आप पेड टैक्स की बेस पर खुद से जनरेट करते हो। अब अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ इम्प्यूटेबल इनकम को, तो आप फ़र्ज़ कर लें कि इसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं। जिस तरह कि आपको शो हो रहा है कि जो बिज़नेस इनकम है वो 6 लाख तक एग्ज़ैम्प्ट है और 6 से 12 लाख के दरमियान आप पर 15% टैक्स है। फ़र्ज़ कर लें आपका एक क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस है, लेकिन उसके आपको अपने अकाउंट शो नहीं करता। अब आपने ये उसकी रिटर्न सबमिट करने के लिए खुद से अब अज़्यूम करना है, यानी इम्प्यूट करना है कि इस पर्सन की कितनी इनकम होगी। तो आप उससे उसकी शॉप का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेते हो या आपने उसके मोबाइल के या इंटरनेट के जो है वो जो भी उसने टैक्स पे किए हुए हैं वो बिल वग़ैरह ले लिए या उसने कोई टोकन टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी वो आपने डिटेल वग़ैरह ले ली। तो ये सारे टैक्स लेने के बाद अब आपने उसकी इनकम खुद से इम्प्यूट करनी है। अब फ़र्ज़ कर लें कि उसके पास जो है वो टोटल 20,000 का उसने टैक्स पे किया हुआ है। अब उस 20,000 के ऊपर आपने इनकम को जनरेट करना है।
इम्प्यूट करना है, यानी कि अब अगर तो मुझे पता होती इनकम, तो फ़ॉर्मूला यही था कि मैं इनकम मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करके उसकी टैक्स निकाल लेती। लेकिन अब मुझे इनकम इम्प्यूट करनी है, तो उसका मतलब ये कि मेरे पास पेड टैक्स है, फ़ॉर्मूला इस तरह हो जाएगा कि मैं पेड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज करूँगी, तो मुझे इनकम जनरेट हो जाएगी। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके क्लाइंट ने 20,000 टैक्स पे किया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि उसने 20,000 टैक्स पे किया हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड स्लॉट में आ रहा है, कोई 6 लाख तक तो सिफ़र टैक्स है। इसका मतलब 6 लाख तक तो उसकी इनकम है। मुझे जो है वो 20,000 के ऊपर उसकी इनकम को इम्प्यूट करना है। अब वो तीसरे वाले पोर्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर 90,000 टैक्स है, उसने इतना टैक्स पे नहीं किया हुआ। यानी कि मुझे 15% वाला जो है फ़ॉर्मूला लगाना है, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 करना है। सॉरी, 20,000 कहा था मैंने। ओह सॉरी। देखिए, 1,00,000 जो है 33,333 बना। यानी इस बंदे की जो टोटल इनकम है वो 7,33,333 है। अब इसे चेक करना है कि क्या वाक़ई इतनी ही इसकी इनकम है, तो उसका फ़ॉर्मूला वही होगा कि 7,33,333 इसकी इनकम इम्प्यूट हमने कर ली ना, 6 लाख तो एग्ज़ेम्प्टेड है। 1,33,333 को मल्टीप्लाई करें आप 15 के साथ। देखें, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 9 से अबव आ रहा है, यानी कि 20,000 के टैक्स पे, इसका मतलब ये आपका सही है, इस तरह जो है वो इनकम इम्प्यूट होती है। सो अब आपने ये भी समझ लिया कि इनकम, इम्प्यूटेबल इनकम क्या होती है, किस तरह जनरेट होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि और कौन-सी चीज़ इनकम में आ जाती है, तो इसमें आ जाता है कि वो इनकम जो कि 4th, 5th, 7th एंड 8th शेड्यूल के अंदर कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इसको कैलकुलेट करते हुए कौन-सी डिडक्शन आपको अलाउ है, इसमें भी वही कि अगर किसी एसेट की वैल्यू आपकी कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन वो होता है कि जब किसी फिज़िकल एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ है। अमोर्टाइज़ेशन में से जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कॉपीराइट की वैल्यू कुछ टाइम पीरियड के बाद कम होती रहती है, तो उसकी आपको डिडक्शन अलाउ है। मतलब वो इनकम जो कि इन शेड्यूल्स के अंदर बताई है, इनको कैलकुलेट करते हुए ये डिडक्शन आपको अलाउ है, इनको आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह जो कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो वो भी आप लॉस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इनकम, इन तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है, वो आपकी इनकम कहलाती है, और उस इनकम के ऊपर जो है वो आपने सुपर टैक्स देना होता है, यानी कि प्रॉफिट ऑन डेब्ट, डेबिट एंड कमीशन, और जो है 4th, 7th, 8th शेड्यूल से जो इनकम जनरेट हो रही है, सेक्शन 9 के अंदर जो टैक्सेबल इनकम है वो, और इम्प्यूटेबल इनकम, इन तमाम इनकम का जो क्लस्टर है वो बेसिकली आपकी इनकम कहलाता है, और उसके ऊपर आपने सुपर टैक्स पे करना है। अब इसको हम लोग बेहतर समझने के लिए, ताकि हमारा ये सेक्शन क्लियर हो जाए, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल आप ये लें कि मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि ये अब एक बैंकिंग कंपनी पर लगता है, और वो बंदे जिनकी अर्निंग 500 मिलियन या उससे ज़्यादा है, उन पर लगता है। जो कि उनके लिए 500 मिलियन वालों के लिए तो रेट ही शेड्यूल के अंदर 0% बता दिया गया है। तो हम अपनी एग्जांपल में भी बैंकिंग कंपनी को लेकर ही चलते हैं कि फ़र्ज़ करें, एक बैंकिंग कंपनी है, उसकी जो प्रॉफिट ऑन डेब्ट है वो 40 लाख है। इसी तरह जो उसके किसी कंपनी के अंदर शेयर है, वहाँ से उसे अर्निंग आ रही है 30 लाख की। और इसी तरह उसकी इम्प्यूटेबल इनकम जो है, या टैक्सेबल इनकम जो है, वो है उसकी 30 लाख की। तो अब इसका मतलब कि उसका 1 करोड़ का जो है वो इनकम है, 1 करोड़ उसकी इनकम है, और उस पर कितनी परसेंटेज है, मैंने बताया, आप लोगों के साथ डिस्कस किया, 4%, जो कि मेरे हिसाब से 4 लाख बनेगा। क्योंकि देखिए ना, 1 करोड़ में 7 सिफ़र होते हैं। अब उसका 4% निकालना है, डिवाइड करें 100 से, जो कि 4 लाख ही बना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। तो फिर आपको ये 4 लाख जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब साथ ही एक क्वेश्चन जो है, जो कि अक्सर रीडर के माइंड में आ जाता है स्टूडेंट्स के, वो भी आप साथ ही अपना क्लियर कर लें। लाइक ये क्वेश्चन है कि अभी जो, अगर आपको टैक्स, ये जो सुपर टैक्स देना पड़ रहा है, क्या ये एडिशनल है,
या आपको आप जो आपकी नॉर्मल इनकम से जो इनकम जनरेट हो रही है, नॉर्मल टैक्स रेजिम में जो इनकम आ रही है उसको अगर आप दे देते हो तो फिर आपको ये टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि एक तो जो है वो सेक्शन 8 के तहत जो है वो बताया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, कि ये जो इस चैप्टर में टैक्स डिस्कस किए हैं तमाम की नेचर है फाइनल टैक्स। तो इसका जो है वो नॉर्मल टैक्स के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी नॉर्मल टैक्स रेजिम में जो इनकम फ़ॉल कर रही हैं, उन पर तो आपको अपने टैक्स देना पड़ेगा ही अपने एनटीआर के टैक्स रेजिम के अंदर जाके। लेकिन जो आपकी यहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है ना, ये एफटीआर वाले रीजन में, तो इन इनकम पर आपको अपना फाइनल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लाइक अगर मैं कोई सैलरी पर्सन हूँ, तो मैंने अपनी सैलरी पर टैक्स पे कर दिया है और मुझ पर सुपर टैक्स की भी लायबिलिटी आ रही है, तो वो मैं पे ना करूँ, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। इट्स मीन ये एडिशनल है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट सब्जेक्ट है सेक्शन का, वो ये है कि अगर तो जिस बंदे के ऊपर ये सुपर टैक्स जो है ना, ये पे नहीं करता, तो उससे किस तरह रिकवर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इसमें एक और सब्जेक्ट भी है, यानी इस टोटल सेक्शन में 7 सब्जेक्ट हैं, एक में मेरे माइंड से निकल गया था, स्किप हो गया था। वो ये है कि ये जो सुपर टैक्स है, ये आपने कब पे करना है और इसकी मोड ऑफ़ पेमेंट और मोड ऑफ़ कलेक्शन क्या है, मतलब इसकी डेट ऑफ़ पेमेंट क्या है। सो नॉर्मली इसकी बेसिकली डेट ऑफ़ पेमेंट वही है जो कि सेक्शन 137 के अंदर बताई गई है। मतलब ये कि जब आप लोग जब अपनी रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं ना, और रिटर्न जमा करवाते हुए आपने अपनी इनकम पर जो जितना टैक्स बनता है, उसी टाइम पर आपने वो पे करना होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह ही है, आपने कि जो आपने जिस टाइम अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हो और उस टाइम आपकी अगर सुपर टैक्स वाली रेंज में आप आ रहे हो, मतलब आपकी इनकम है कि उस पर सुपर टैक्स लगे, तो आपने उसी डेट पर जो है वो अपना टैक्स कैलकुलेट करके जो है वो जमा करवा देना है। नॉर्मली रिटर्न जमा करवाने की लास्ट डेट 30 सितंबर होती है हर टैक्स ईयर की। तो यही जो है वो आपके पास है। जैसे कि यहाँ पर सबसेक्शन 3 में बेसिकली बताया हुआ है कि ये जो सुपर टैक्स जो सबसेक्शन 1 के अंदर पेएबल है, उसकी जो पेमेंट है, कलेक्शन और डिपोज़िशन है, वो उसी डेट और उसी तरीक़ाकार के तहत होगी जो कि सेक्शन 137 के अंदर बताया गया है, और चैप्टर 10 की जो प्रोविज़न है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ है कि सेक्शन 137 में यही बताया गया है कि जब आप लोग अपनी इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो टैक्सेबल इनकम पे, तो वो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो है वो आपने उस पर जितना टैक्स बनता है वो आपने जमा करवाना होता है, जो आप लोग रिटर्न जमा करवा रहे होते हो। और अगर आप जमा नहीं करवाते, तो उस चैप्टर 10 के अंदर आपके पास क्या तरीक़ाकार बताया, 137 से 143 146 सी तक है गालबन, कि उसमें वही बताया गया कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, आपकी सैलरी जो है वो अटैच की जा सकती है, और यही सारे जो हैं वो मेथड आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिए जा सकते हैं। सो यहाँ पर भी बेसिकली यही है कि सुपर टैक्स भी आपने ये 30 सितंबर वाली लास्ट डेट रही, अपनी रिटर्न जमा करवाते ही जमा जितने आप पर लायबिलिटी है वो आपने पे करना है। अगर नहीं करोगे तो चैप्टर 10 में जो जो कंसिक्वेंसेस डिफ़ॉल्टर के खिलाफ लिए जाते थे, वही आपके खिलाफ भी लिए जा सकते हैं। सबसेक्शन 4 में ये बताया, सबसेक्शन 4 और 5 में बेसिकली अब ये बताया गया है कि अगर आप ये टैक्स पे नहीं करते सुपर टैक्स, तो आपके खिलाफ क्या-क्या रेमेडी है एफबीआर के पास। तो नंबर 1 रेमेडी तो ये है आपके पास कि वो आपको एक रिटन नोटिस दे देती है एज़ पर सबसेक्शन 4 ऑफ दिस सेक्शन, जिसमें वो ये बता देती है 2 चीज़ें उस नोटिस के कंटेंट में शामिल होती हैं कि कितना आप पर अनपेड टैक्स है जो आपने पे करना है, वो खुद से असेसमेंट कर लेते हैं कि इतना सुपर टैक्स आपने पे करना है। अगर आपने खुद से पे नहीं ना किया, तो वो खुद से असेसमेंट कर लेंगे कि इतना सुपर टैक्स आपने पे करना है, उस नोटिस में वो लिखेंगे। प्लस आपको नोटिस में वो डेट स्पेसिफाई कर देंगे कि इस डेट पर आपने ये नोटिस ये टैक्स जो है वो पे करना है। यानी इस नोटिस में 2 चीज़ें होंगी कि कितना आप पर सुपर टैक्स है और किस डेट पर आपने पे करना है। अगर स्टिल अब आप इतने ढीठ हो के आपने वो पे नहीं किया, तो अब आप पर जो है वो चैप्टर 10 की पार्ट 4, 10, 11 और 12 का एक्शन लिया जा सकता है, चैप्टर 11 के पार्ट 1 का एक्शन लिया जा सकता है। अब वो बेसिकली क्या एक्शन है? वो यही एक्शन है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, 182 वाली कार्रवाई आप पर हो सकती है, 191 से 200 वाली, मतलब आपको जेल वगैरह में आपकी प्रोसिक्यूशन, आपको अदालत के चक्कर लगवाने पड़ सकते हैं, आप पर जुर्माना लग सकता है 182 के तहत, आपकी प्रॉपर्टी अटैच वगैरह की जा सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है 137 146 सी के प्रोविजंस के तहत। और इसी तरह चैप्टर 11 के पार्ट 1 में बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी 205 वाला जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप पर लग सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट सब सेक्शन में ये बताया गया है कि जो बोर्ड है बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में एक रूल फॉर के, मतलब इस सेक्शन के पर्पस के लिए, मतलब सुपर टैक्स को हासिल करने के लिए जो एफपीआर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। जैसे कि हमें पता है कि इनकम टैक्स रूल के तहत जो है वो एफपीआर के पास ये इख्तियार है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। रूल्स बनाने का पर्पस यही होता है क्योंकि सेक्शन में हर चीज़ जो पेरेंट लॉ है ना, उसमें हर चीज़ इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं की होती, और वक्त गुजरने के साथ जो बेसिकली इस्लाहात आती हैं, तो उसको जो है वो अब हम हर
वक्त तो कानून के अंदर अमेंडमेंट ही ना कर सकते, तो वो काम जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पर जो इसका है टैक्सेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एफईआर है, तो एफईआर के पास ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो इस सुपर टैक्स को लेने के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। सो ये जो है वो इसके साथ ही हमारा जो है सेक्शन 4 बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन 4 सी को कवर करेंगे।